Hello guys. So let's begin with our new chapter, that is plant growth and development. Okay. इसका हम इंट्रो वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको हैंड रिटन में खुद लिख के आई हूँ, तो वो समझाऊंगी और फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। ठीक है। सो पहले आपकी इंट्रो में जो कुछ बेसिक बेसिक चीजें समझाई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का सम होता है। ठीक है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का सम होता है। देखो, मेरी हाइट बढ़ रही है और मतलब मेरा ग्रोथ हो रहा है। मैं 11th में आ गई, 12th में आ गई। ठीक है, मेरा ग्रोथ हो रहा है। लेकिन मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ या फिर कॉमर्स लूँ। यानी कि मैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही। ठीक है। तो मैं बड़ी हो गई तो मेरा ग्रोथ ही हुआ कहलाएगा। लेकिन मैं अगर मेंटली सोच नहीं पा रही कि कौन सी स्ट्रीम में मैं जाऊँ, तो कहलाएगा कि मैं डिफरेंशिएट नहीं हूँ। ठीक है। सो ये तो बात फालतू वाला एग्जाम्पल लिया मैंने। सेल के टर्म्स में अगर हम सोचे कि सेल ग्रो हो रहा है, तो मतलब ग्रो हो रहा है दैट मीन्स कि हाँ, सेल का अंदर का कंटेंट बढ़ रहा है, सेल के अंदर वो जो भी साइटोप्लाज्म और वो सब कुछ है वो ग्रो हो रहा है। और दैट इज ग्रोथ, उसके साइज बड़ी हो रही है, वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएट भी हो रहा है, मतलब कि डिफरेंशिएट हो रहा है यानी अब वो सेल को कोई पर्टिकुलर काम मिल गया। आया समझ में? जैसे कि मीसोफिल सेल हो गया एक, तो वो मीसोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड सेल है, उसे एक पर्टिकुलर काम मिल गया है कि उसे फोटोसिंथेसिस करना है। ठीक है। सो सेल को डिफरेंशिएट भी होना पड़ता है, मतलब उसे खुद में कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे क्या करना है। डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएट सेल का डिफरेंशिएशन होना मतलब अभी उसको थोप दिया गया है कि भाई तुझे यही काम करना है। सो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मैंने बता दिया आपको। प्लांट ग्रोथ। सो प्लांट ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में जो पहला स्टेप होता है दैट इज योर सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन होना। देखो, आपका जो सीड होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ योर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है और यहाँ पे आपका एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ठीक है। ये मान लो कि ये आपका सीड है, यहाँ पे होता है आपका एंडोस्पर्म। ठीक है। जिसमें स्टार्च और वो सब कुछ स्टोर्ड फॉर्म में होगा, फोटोसिंथेसिस करके जो सीड ने स्टोर किया है। और यहाँ पे आपका होगा एम्ब्रियो। ठीक है। नीचे ये होगी आपकी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। और इसमें आपको दो मेरिस्टेम देखने को मिलेगी, एक होगी राम और एक होगी श्याम। यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि मेरिस्टेम क्या होता है। अभी सीड कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, ये सब कुछ हम और मॉर्फोलॉजी या ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको उसमें पता चलेगा। ठीक है। मेरिस्टेम जो होते हैं, मेरिस्टेम यानी कि जो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो कभी भी नहीं थकते, इसको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं। मतलब थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट, जो प्लांट में सेल्स ऐड करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, रूट वाले पार्ट की और शूट वाले पार्ट की। और शूट वाला पार्ट जो आपका स्टेम बनाने वाला है। सो राम एंड श्याम, सो ये रिस्पॉन्सिबल हो गए अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए। अनलिमिटेड ग्रोथ मतलब थ्रू आउट द लाइफ, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल। आर ए एम फॉर रूट एपिकल मेरिस्टम एंड एस ए एम फॉर शूट एपिकल मेरिस्टम। आगे मैंने लिखा है, आई विल शो यू। तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं प्लांट में। ठीक है, रूट और शूट का। जबकि जो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है उनमें लिमिटेड टाइप का ग्रोथ होता है। ठीक है। लिमिटेड टाइप के डायमेंशन, लिमिटेड टाइप का ग्रोथ होता है, क्योंकि ये जगह पे कोई मेरिस्टीम नहीं है। रूट और शूट के साइड पे मेरिस्टीम है, इसलिए वहां पे आपका अनलिमिटेड टाइप का ग्रोथ होता है। ठीक है। देन RAM for root apical meristem, SAM for shoot apical meristem. So these are the example of primary meristem. ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल में आ जाएंगे रूट एपिकल मेरिस्टीम, शूट एपिकल मेरिस्टीम और आपका इंटर कैलरी मेरिस्टीम भी प्राइमरी मेरिस्टीम है। ये 6 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, रूट एपिकल मेरिस्टीम, शूट एपिकल मेरिस्टीम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टीम आपके प्राइमरी मेरिस्टीम है। और सेकेंडरी मेरिस्टीम में आपका आ जाएगा वेस्क्यूलर कैम्बियम। ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम में आ जाएगा वेस्क्यूलर कैम्बियम, जिसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी कहेंगे, एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक है। वेस्क्यूलर कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये सब कुछ 6 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके। सो सेकेंडरी मेरिस्टीम,
वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम को आप लिख सकते हो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। सो प्राइमरी मेरिस्टीम जो है वो आपके प्लांट का लेंथ बढ़ाने में मदद करते हैं, इलोंगेशन करते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टीम रूट के साइड का लेंथ बढ़ाएगा और शूट एपिकल मेरिस्टीम स्टेम के साइड का। तो ऊपर से ग्रोथ शूट एपिकल मेरिस्टीम करेगा, नीचे से रूट एपिकल मेरिस्टीम, तो वो लेंथ बढ़ाएंगे। आपका गर्थ का मतलब होता है विड्थ बढ़ाने का काम जो होता है वो लेटरल मेरिस्टीम करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टीम को अपन क्या बोल सकते हैं, लेटरल मेरिस्टीम, क्योंकि वो लेटरली ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, विड्थ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, विड्थ वो लोग बढ़ा रहे हैं। जो प्राइमरी मेरिस्टीम होते हैं वो प्लांट में सिंस ओरिजिन प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी मेरिस्टीम प्लांट में बहुत टाइम बाद फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टीम जब से प्लांट आया है, तब जब से उसका ओरिजिन हुआ है, तब से उसमें प्रेजेंट ही होंगे। प्राइमरी मेरिस्टीम मोनोकॉट डाइकोट दोनों में पाए जाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टीम सिर्फ डाइकोट में पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में नहीं। एंड जिम्नोस्पर्म्स में आपकी एनसीईआरटी ने जिम्नोस्पर्म्स मेंशन किया है। एंजियोस्पर्म्स क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ एंजियोस्पर्म्स में सेकेंडरी मेरिस्टीम नहीं पाया जाता, इसीलिए एंजियोस्पर्म्स आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। ओनली सेकेंडरी मेरिस्टीम में जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोट्स ही किया है। ओके, जस्ट अ मिनट, या देन ये स्लाइड कंप्लीट कर ली हमने। ग्रोथ का पैराग्राफ फिर आपकी एनसीईआरटी में दिया है इंट्रो के बाद। सो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, ग्रोथ का मतलब होता है परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज। परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, इरिवर्सिबल इंक्रीज। मतलब मेरी एक बार साइज बढ़ गई तो क्या वो कम हो सकती है, तो मेरा मतलब साइज बढ़ गया यानी हाइट बढ़ गई, ठीक है। साइज बढ़ गई तो वो एक टाइम पे कम भी हो सकती है, मेरा वजन बढ़ गया तो वो एक टाइम पे कम भी हो सकता है। तो मेरा वजन बढ़ना इज नॉट माई कि मेरा ग्रोथ हुआ, क्योंकि वो कम भी हो सकता है। बट मेरी हाइट बढ़ गई अगर, ठीक है, तो वो मेरा परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो वापस से मैं मेरी नॉर्मल हाइट में नहीं आ सकती, ठीक है। सो योर परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ योर साइज, इन टर्म्स ऑफ योर वेट और इन टर्म्स ऑफ योर वॉल्यूम, जो इन तीनों में से वेट के टर्म्स में आप इंक्रीज हुए ऐसे हुए, या फिर आप लेंथ के टर्म्स में, साइज के टर्म्स में हुए, या फिर आप वॉल्यूम के टर्म्स में इंक्रीज हुए, ठीक है। सो दैट इज योर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए एनसीईआरटी दो वर्ड चूज करती है, एक है कि ग्रोथ फंडामेंटल टर्म है, ठीक है। ग्रोथ के लिए एक वर्ड यूज करती है फंडामेंटल, एंड दूसरा कॉन्स्पिशियस। फंडामेंटल मतलब बेसिक, जो सभी लिविंग बींग्स में होता है, दैट इज योर ग्रोथ। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि वो सभी लिविंग बींग्स में होता है। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है इजीली सी। ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो हमें इजीली दिख जाती है। कोई बंदे की हाइट बढ़ी है तो हमें इजीली दिख जाएगा। कोई प्लांट पहले छोटा था और अब वो ग्रो किया है, उसको पानी वानी न्यूट्रिएंट सब कुछ अच्छे से मिला, वो ग्रो किया है, तो हमें दिख जाएगा। तो ग्रोथ हमें दिख जाता है इजीली से। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर, ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर ग्रोथ क्या होता है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रोथ हमें इजीली दिख जाता है, तो वो तो हमें मॉर्फोलॉजी से पता चलता है। लेकिन सेलुलर लेवल पे भी ग्रोथ होता है। ये सब जो मैं आपको ग्रोथ बता रही हूँ, जो हमें विजिबल होते हैं, एनवायरमेंट में दिख रहे हैं हमें, एक्स्ट्रा मतलब कि आउटसाइड द इन द एनवायरमेंट जो हमें दिख रहा है, वो ग्रोथ बता रही है। लेकिन सेलुलर लेवल पे दो टाइप के ग्रोथ होते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, जो ग्रोथ को हम नहीं देख पाते, ठीक है। प्लांट की हाइट बढ़ना, मेरी हाइट बढ़ना, ये सारे ग्रोथ तो सब देख पाएंगे। सेलुलर लेवल के ग्रोथ हम नहीं देख पाएंगे। तो ग्रोथ यानी हम बाहर ही देख पाए ऐसे नहीं, उसी को ग्रोथ नहीं कहेंगे, ठीक है। सो इंट्रासेल्युलर ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, ये मेरा एक प्लांट सेल है, इसकी बाहर की ये सेल वॉल है, ये जो आपको दिख रही है दैट इज इसके इनसाइड सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये जो अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब कुछ होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को कंबाइन करके जो हम बुलाते हैं सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, इज योर प्रोटोप्लास्ट। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द वर्ड प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। सो ये इंट्रासेल्युलर डेवलपमेंट हो रहा है। सेल के अंदर की जो भी चीजें हैं, जो भी मटेरियल है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में जो भी बायोमोलिक्यूल्स है या जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ उनमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो दैट इज प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज देखने को मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो दैट इज योर इंट्रासेल्युलर ग्रोथ। एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर ग्रोथ यानी कि क्या, सेल के बाहर, मान लो एक टिश्यूज में बहुत सारे सेल हो गए, तो सेल के बाहर जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, दैट इज योर एक्स्ट्रा सेल्युलर ग्रोथ। तो सेल्युलर लेवल पे आपकी दो टाइप्स की ग्रोथ हो सकती है। आपकी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है ग्रोथ वाले पैराग्राफ में कि भाई लीफ का एक्सपांशन हुआ, तो वो भी किसका एग्जांपल है, ग्रोथ का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है, वो क्वेश्चन ये है, जस्ट मिनट, या
वो क्वेश्चन ये है कि एक वुड को मैंने वाटर में डाला, तो हम सबको पता है कि वो वुड जो है वो स्वॉलन अप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है? सो नो। वाई? क्योंकि मॉनसून में आप देखना आपके घर के डोर्स भी वाटर के, मॉइस्चर के, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आने की वजह से स्वॉलन अप हो जाते हैं, तो वो खुल नहीं पाते, सिर्फ वो जम जाते हैं डोर्स, ठीक है। लेकिन मानसून जैसे ही जाती है तो वो डोर अपने आप नॉर्मल हो जाता है, इजीली वो पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये वुड भी जो स्वॉलन अप हुआ है वो रिवर्सिबल है, वो परमानेंट नहीं हुआ, वो वापस अपने रियल स्टेट में आ जाएगा। ये जो एग्जाम्पल है वुड वाला, आपकी एनसीईआरटी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है? नो, ये ग्रोथ का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ग्रोथ की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, परमानेंट चेंज होना चाहिए और इरिवर्सिबल चेंज होना चाहिए। वो स्वॉलन अप हुआ तो उसके साइज में बढ़ोतरी हुई, वो स्वॉलन अप हुआ मतलब उसकी साइज बढ़ी, लेकिन फिर वो साइज नॉर्मल भी तो हो रही है वो वुड की, तो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। फिर आपकी एनसीईआरटी में लाइन है, ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कोई भी सेल में ग्रोथ हो रहा है मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एनाबॉलिज्म चल रहा है, कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो चीज होती है कि भाई एनाबॉलिज्म भी चल रहा है, कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है। एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स, और कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स। सो दोनों चीज चल रही है, बट ग्रोथ के केस में ज्यादातर एनाबॉलिज्म होता है। नो डाउट दोनों होता है, बट ज्यादातर चीजें बनती है तभी आप बोलोगे ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ग्रोथ के केस में आपका एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म, ओके। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में पैराग्राफ में हम वहां पे आ जाते हैं कि प्लांट का ग्रोथ होता है वो जनरली इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। अब प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट यानी अनलिमिटेड। एनिमल्स में डिटर्मिनेट, मैंने आपको कंपैरिजन दिया है प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ होता है उसका। प्लांट में ओपन टाइप का ग्रोथ होता है। ओपन टाइप का ग्रोथ यानी नए सेल्स जो होते हैं वो हमेशा ऐड होते रहते हैं, मेरिस्टीम करता रहता है, जबकि हमारे में ऐसा कोई मेरिस्टीम नहीं है। प्लांट में ऑर्गेन्स बढ़ते हैं, ऑर्गेन्स बढ़ते हैं यानी लीव्स के नंबर बढ़ते हैं, फ्लावर्स के नंबर बढ़ते हैं। हमारे में ऑर्गेन्स के नंबर बढ़ते हैं क्या? 2 किडनी से 3 किडनी होती है, एक हार्ट से 2 हार्ट होते हैं, नहीं ना, ठीक है। हमारे में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लोकलाइज्ड होता है, मतलब मेरिस्टीम जहाँ पे होगा, रूट एपिकल मेरिस्टीम, शूट एपिकल मेरिस्टीम, उसी जगह पे ग्रोथ होगा। और हमारे में ग्रोथ डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज यानी कि फैला हुआ, सब जगह से ग्रोथ होता है, ठीक है, ओके। Then we come to our next point, that is growth is measurable. So yes, growth is measurable, but cellular level पे growth measure करना थोड़ा टफ हो जाता है। सेलुलर लेवल पे यानी इंट्रासेलुलर जो ग्रोथ होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। प्रोटोप्लाज्म कितना इंक्रीज हुआ कितना नहीं, वी कैन सी विथ अवर नेकेड आई। सेलुलर लेवल पे ग्रोथ मेजर करना इस थोड़ा बहुत टिपिकल, थोड़ा बहुत टफ होता है। कौन से पैरामीटर्स हम ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? तो देख लो भाई, लेंथ कितनी बड़ी सेल की, साइज देख लो, एरिया देख लो, वॉल्यूम देख लो, वेट देख लो, या सेल के नंबर कितने बड़े। समझ आ रहा है? मतलब प्रोटोप्लाज्म आप मेजर नहीं कर सकते, प्रोटोप्लाज्म में कितना इंक्रीज हुआ वो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज है उसे तो मेजर कर सकते हो। देखो, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो सेल की साइज इंक्रीज होगी, सेल का लेंथ इंक्रीज होगा, सेल का वेट बढ़ेगा, सेल का एरिया, लेंथ, साइज, एरिया, ये सब कुछ मिल गया तो वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो प्रोटोप्लाज्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तभी तो लेंथ बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। और ये पैरामीटर्स में एक और चीज आती है, दैट इज सेल नंबर। सेल नंबर भी बढ़ेंगे, सेल नंबर बढ़ना वो भी ग्रोथ में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। आप आपकी एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिए हैं। लेंथ के केस में भाई पोलन ट्यूब की लेंथ में इंक्रीज होना वो ग्रोथ हुआ। साइज के केस में दिया है कि वाटरमेलन की सेल की जो साइज होती है वो 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज हुई, वो एक ग्रोथ का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। और सेल नंबर में एग्जांपल दिया है कि मेज में जो रूट एपिकल मेरिस्टीम है, तो मेरिस्टीम का काम क्या है? सेल को ऐड करना, मतलब कॉन्स्टेंटली सेल को ऐड करना, डिवाइड करवा करवा के, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो वैसे सेल को ऐड करना। तो रूट एपिकल मेरिस्टीम कितने सेल ऐड करता है? 17,500 नए सेल्स ऐड करता है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, वाटरमेलन, मेज एंड ये पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब वाला इतना खास नहीं, बट वाटरमेलन में कितने टाइम साइज इंक्रीज होती है सेल की, और मेज में रूट एपिकल मेरिस्टेम कितने नंबर ऑफ सेल्स ऐड करता है, ओके। then we come to our next topic, that is phases of growth। तो ग्रोथ जो है वो 3 फेजेस में होता है। पहला फेज है मेरिस्टेमेटिक,
ठीक है। दूसरा इलोंगेशन, सेल इलोंगेट होगा और उसके बाद उसको कोई पर्टिकुलर काम मिल जाएगा, यानी कि वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। सो ये शूट एपिकल मेरिस्टीम है। तो मान लो कि यहाँ से शूट ने शूट एपिकल मेरिस्टीम ने सेल ऐड करना स्टार्ट किया, तो ये ऐड करना स्टार्ट किया और वो यहाँ तक पहुंचेगा। सो जो चीज पहले हुई वो पहुंचेगी तो लास्ट में, तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे आएगा, रूट वाला, सॉरी शूट वाला। फिर रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, तो नीचे वाले सॉइल लाइन से नीचे जाओ तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड इलोंगेशन एंड देन मैच्योरेशन। डी फॉर दूर, मेरिस्टेमेटिक दूर है तो डिस्टल, एंड मैच्योरेशन पास है तो प्रॉक्सिमल, ओके। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन फेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फेजेस ऑफ ग्रोथ में गिवन है, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियाई होता है सेल का वो लार्ज होता है, आपके जो वैक्यूल्स होते हैं वो या तो नहीं होते या तो होते हैं तो कम होते हैं, ठीक है। मतलब या तो वैक्यूल बिल्कुल नहीं होगा, होगा तो उसकी साइज बहुत कम होगी। क्योंकि देखो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड होने वाला होता है, नया सेल डिवाइड होने वाला, तो डिवाइड होके वो नया ही बना होता है। सो आपका अगर नया ही घर है तो आप उसमें नए नए पसारे ऐड करने में देर लगेगी, ठीक है। मतलब होती है ना कुछ घर वालों की आदत कि नई नई चीजें अटारे ला के रख देते हैं घर पे, ओके। सो उसमें देर लगेगी, अभी तो घर नया ही लिया है। वैसे अभी तो सेल नया ही लिया है तो उसमें कुछ चीजें स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है कि जो हम वैक्यूल बनाए, इसीलिए वैक्यूल या तो नहीं होता है या तो होता है तो उसकी साइज कम होती है, ठीक है। अबंडेंट प्लाज्मोडेस मेटल कलेक्शंस होते हैं, क्योंकि सेल नए बने हैं तो किसी में किसी चीज की कमी रह गई तो प्लाज्मोडेस मेटल कलेक्शंस हो गया, मतलब एक सेल की सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहेगी। सो प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शंस अबंडेंट होते हैं। सेल को डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए रहेगी, ठीक है। तो वो एनर्जी ऑक्सीडेशन से मिलेगी, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी कि रेस्पिरेशन से मिलेगी, तो रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होती है। मेरिस्टेमेटिक फेज के वक्त सेल वॉल आपकी प्राइमरी होती है, सेल वॉल सेलुलोजिक की बनी होती है, थीन होती है। जब ये सेल वॉल सेकेंडरी हो जाती है आपकी इलोंगेशन फेज में जाते वक्त, तो उस सेल वॉल पे पैथोपेक्टिन या तो लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा, कोई भी मतलब कुछ भी जिसका डिपोजिशन हो जाएगा उस पर, तो वो सेल वॉल सेकेंडरी बन जाएगी। जब सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगी दैट डजंट मीन कि प्राइमरी सेल वॉल गायब हो गई। प्राइमरी सेल वॉल यहाँ रहेगी तो उसके अंदर, जैसे कि ये वाली आपकी प्राइमरी सेल वॉल है तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है इनर टू प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इलोंगेशन फेज में दोनों सेल वॉल होगी। तब माय पॉइंट ऑफ व्यू टू से इज कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो भी आ जाएगी, ठीक है। वैक्यूल साइज जो है वो बढ़ जाएगी एंड सेल की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। मैच्योरेशन वाले फेज में सेल की साइज डबल एरो शो किया, मतलब और भी बढ़ जाएगी, वैक्यूल की साइज और भी बढ़ जाएगी, प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशंस हो गए, यहाँ पे भी सेकेंडरी सेल वॉल होगी, ठीक है। मैच्योरेशन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन। मैच्योरेशन में सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा कि उसे क्या काम करना है। दो टाइप के डिफरेंशिएशन, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, उसका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन हो जाएगा, उसका शेप भी एक फिक्स हो जाएगा कि ये सेल को ओवल शेप का तो भाई ओवल ही रहेगा, राउंड का तो राउंड ही रहेगा, तो उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब उससे फिक्स फंक्शन भी मिल गया, अपना अपना फिक्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो उसे प्लांट के अंदर करना है वो उसे मिल गया। जैसे कि रूट है तो उसे फिक्स फंक्शन मिल गया कि भाई तुझे वाटर का ही एब्सॉर्प्शन करना है। मेसोफिल सेल है तो उसे फिक्स फंक्शन मिल गया कि भाई तुझे फोटोसिंथेसिस ही करना है। सो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ओके। फेजेस ऑफ ग्रोथ के बाद आई गेस आपकी ग्रोथ रेट वाला टॉपिक आता है, तो हम ग्रोथ रेट वाले टॉपिक को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट्स। सो व्हाट इज ग्रोथ रेट, जब भी रेट टर्म आता है ना तो पर यूनिट टाइम लिखना पड़ता है। तो इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना ग्रोथ हुआ, पर यूनिट टाइम कितना ग्रोथ हुआ उससे आप बोलोगे ग्रोथ रेट। आपका ग्रोथ रेट दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एरिथमेटिक ग्रोथ रेट, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट, एंड सेकेंड इज योर जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट, जियोमेट्रिक ग्रोथ
रेट। एरिथमेटिक ग्रोथ रेट यानी कि क्या, मान लो मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, और वो सेल डिवाइड होके दो नए सेल बनाएगा, ठीक है, तो उसमें से एक तो डिवाइडिंग होगा लेकिन दूसरा कैसा होगा, नॉन डिवाइडिंग। यानी कि दूसरा सेल नॉन डिवाइडिंग है, यानी दूसरा सेल जो है वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, उसे कोई पर्टिकुलर काम मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से जब बनेगा तो ये जो सेल है उसमें से दो सेल बनेंगे, ठीक है, ये वाला सेल आ गया, इसमें से दो सेल बने, इसमें से जो दो सेल बने उसमें से एक डिवाइडिंग और ये वाला नॉन डिवाइडिंग, ठीक है। फिर ये दोनों ऐसे के ऐसे रहेंगे, इसमें से दो सेल बनेंगे, उसमें से एक डिवाइडिंग दूसरा नॉन डिवाइडिंग। इन शॉर्ट, एक जो सेल एरिथमेटिक ग्रोथ रेट में पहला सेल डिवाइड करेगा तो वो दो सेल बनाएगा, दो डॉटर सेल बनाएगा। Out of these two daughter cell, one will be dividing and other will be differentiate to carry out a particular function. Okay. And आपके geometric growth rate में क्या होगा, मान लो ये सेल है, उसने दो सेल बनाए, तो ये दोनों ही सेल डिवाइडिंग, ये भी डिवाइड करेगा एंड ये भी डिवाइड करेगा। फिर इसने भी दो सेल बनाए और इस वाले ने भी दो सेल बनाए, दैट मीन्स कि चार सेल बने आपके यहाँ पे, ठीक है। सो ये इसके दो भी डिवाइडिंग और इसने जो दो बनाए वो भी डिवाइडिंग, तो ये सारे भी डिवाइडिंग, मतलब आपके सारे सेल जो होंगे वो क्या होंगे, डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल। एरिथमेटिक में आपको जो मिलेगा ग्राफ वो लीनियर मिलेगा, ऐसा, ठीक है, और वो ग्राफ लेंथ वर्सेस टाइम होगा, ओके। और इक्वेशन होगी एल टी इज इक्वल टू L0 प्लस आर टी, लीनियर ग्राफ होगा। एल टी यानी कि लेंथ एट टाइम टी, L0 यानी लेंथ एट टाइम 0, आर यानी कि ग्रोथ रेट, स्मॉल आर यानी ग्रोथ रेट, और टी यानी कि टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि ओरिजिन से, क्योंकि इनिशियली प्लांट में कुछ ग्रोथ तो होगा, बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। और एरिथमेटिक ग्रोथ रेट के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं रूट इलोंगेशन, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हो कि मैंने रूट इलोंगेशन की बात की, यानी एरिथमेटिक ग्रोथ में लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने रूट इलोंगेशन बताया, और एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब इंक्रीज भी पहले दो इंक्रीज हुआ, 2 मीटर लेंथ में हुआ, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, तो सेम इंक्रीज होगा, सो दैट इज एट अ कांस्टेंट रेट रूट इलोंगेशन। सो लेंथ अगेंस्ट टाइम का ग्राफ होगा, ठीक है। एल टी यानी कि लेंथ एट टाइम टी, L0 यानी कि लेंथ एट टाइम 0, ठीक है। आर यानी कि ग्रोथ रेट, स्मॉल आर मतलब ग्रोथ रेट, बाकी सब आप लोग समझ जाओगे, स्मॉल आर में लिख देती हूँ ग्रोथ रेट, ठीक है, और टी यानी कि टाइम। एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट में जो कर्व होगा आपका वो सिग्मोइड कर्व होगा, यानी कि कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसमें जो आपका इनिशियल फेज होगा उसे आप बोलेंगे लेग फेज, बीच में जो आपका फेज आएगा उसे हम कहेंगे लॉग फेज, लेग बोलेंगे पहले वाले को, दूसरे वाले को लॉग फेज, या फिर बोल सकते हैं एसिलरेशन फेज, एसिलरेशन फेज। एंड आपका जो ये फेज आएगा जहां पे ग्रोथ आपका कांस्टेंट हो जाएगा उसे बोलेंगे स्टेशनरी फेज, ग्रोथ बढ़ ही नहीं रहा है आपका, उसे बोलेंगे स्टेशनरी फेज, ओके। एंड यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा उसमें y एक्सिस पे आपका वेट होगा
और एक्स एक्सिस में आपका टाइम आ जाएगा। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो ई रेस टू आर टी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनेगी। फिजिक्स में आप लोगों को पता होगा एक्सपोनेंशियल यानी कि, ठीक है। यहाँ पे जो डब्ल्यू टी है यानी कि वेट एट टाइम टी, डब्ल्यू जीरो यानी कि वेट एट टाइम जीरो, ई जो है उसे बोलते हैं बेस ऑफ नेचुरल लॉगेरिथम्स, बेस ऑफ नेचुरल लॉगेरिथम, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल आर यानी कि ग्रोथ रेट नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल आर यानी कि होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है वो मैं आपको एक आगे लीफ वाला एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है उससे समझाऊंगी, ठीक है। सो स्मॉल आर इज योर रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड और क्या बचा, टी यानी कि टाइम, डब्ल्यू टी डब्ल्यू जीरो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये टाइप का जो कर्व होता है उसको आप बोलते हो सिग्मोइड कर्व। देखो एस शेप का दिख रहा है इसीलिए एस फॉर सिग्मोइड कर्व, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको कर्व मिलेगा वो सिग्मोइड टाइप का कर्व मिलेगा। और आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो सिग्मोइड टाइप का कर्व है वो आपको ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिल सकता है जो नेचुरल एनवायरमेंट में रहता हो। मतलब a sigmoid type of curve is a characteristic of living organism which is living organism in a natural environment. नेचुरल एनवायरमेंट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वहीं पे आपको सिग्मोइड टाइप का कर्व मिल सकता है, आर्टिफिशियल टाइप के एनवायरमेंट में नहीं। तो वो लाइन जो है एनसीईआरटी लाइनर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी तब आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट उसी में समझा दूंगी। अभी मैं आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का सिर्फ फॉर्मूला बता देती हूँ। उसके बाद जो लीफ का एग्जांपल है उसमें आप दो टाइप के ग्रोथ रेट से उसे कंपेयर कर सकते हो। एक होता है आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जिसमें आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करोगे, ठीक है। और दूसरा आपका होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट में आप क्या करते हो, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर भी कैलकुलेट करते हो, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना, एनसीईआरटी में अभी पढ़ाओगी लीव का एग्जांपल तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको ग्रोथ रेट में एक चीज बताना भूल गई कि जो जाइगोट होता है वो इनिशियली जियोमेट्रिक ग्रोथ करता है, ठीक है। जियोमेट्रिक ग्रोथ यानी एक सेल डिवाइड होगा तो उससे जो दो डॉटर सेल बनेंगे वो भी डिवाइडिंग हो गए, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो एरिथमेटिक ग्रोथ करता है। एरिथमेटिक यानी एक में से दो बनेंगे, उसमें से एक जो होगा वो डिवाइडिंग होगा, दूसरा डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो इनिशियल स्टेज पे जो जाइगोट होता है वो कौन सी ग्रोथ प्रीफर करता है, डिवाइड होने वाली। क्योंकि देखो हम पूरे एक जाइगोट से बनते हैं, प्लांट पूरा एक जाइगोट से बनता है, तो पहले तो वो वही प्रीफर करेंगे कि पहले सारे सेल्स डिवाइड कर ले, शुरू से डिफरेंशिएट नहीं करना हमें, तो पहले जियोमेट्रिक ग्रोथ कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करने का सोचते हैं, तो फिर वो लोग एरिथमेटिक ग्रोथ करते हैं, ओके। नेक्स्ट ग्रोथ रेट्स के बाद जो आपका टॉपिक आता है दैट इज कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ओके। तो कंडीशंस फॉर ग्रोथ बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें सिर्फ आपको ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो चीजें समझनी है। फॉर एग्जाम्पल ओके, सो फॉर ग्रोथ हमें सबसे पहले जो चाहिएगा दैट इज वाटर, ठीक है। वाटर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि वाटर जो है वो एक मीडियम की तरह एक्ट करता है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज।
वाटर जो है वो टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। टर्जिडिटी यानी कोई भी सेल है वो टर्जिड, मतलब उसके सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर कब आएगा, जब उसके अंदर वाटर होगा तब। तो एक टर्जिडिटी जो है वो वाटर मेंटेन करके रखता है। वाटर सेल एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये तीन चीजें आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन की है। ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, क्यों? ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके फूड देगा, एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, मैक्रो भी चाहिए, माइक्रो भी चाहिए, ठीक है। 11 चैप्टर कट हो गया है, बट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों आपको ग्रोथ के लिए चाहिए। देन यू रिक्वायर लाइट फॉर ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस भी तो करना है, टेम्परेचर भी चाहिएगा फोटोसिंथेसिस जो करना है, ठीक है। और ग्रोथ के लिए हमें चाहिए ग्रेविटी। ग्रेविटी खास करके याद रखना, आपको कंफ्यूज ना कर दे कंडीशंस फॉर ग्रोथ में। ग्रेविटी एग्जांपल दे दो और आप सोचो नहीं 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 ग्रेविटी का तो क्या काम है ग्रोथ में। भाई ग्रेविटी भी चाहिए ग्रोथ के लिए तो, ठीक है, क्योंकि अर्थ में सारी चीजें अट्रैक्टेड है ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, ठीक है। तो ग्रेविटी इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ। टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हो गए मैक्रो माइक्रो। मैक्रो में जैसे कार्बन और ऑक्सीजन एग्जाम्पल ले लो, माइक्रो में आयरन और जिंक ले लो, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स हो गए तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का हम सिंथेसिस कर पाएंगे, प्रोटोमोलिक्यूल्स में जो भी बायोमोलिक्यूल्स बनाने हैं वो बना पाएंगे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ऑक्सीजन चाहिए एंड वाटर चाहिए, ओके। सो यहाँ तक कि हम एनसीईआरटी जो है एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, सो ये विजिबल तो है या नहीं, मैं एक बार देख लेती हूँ सिर्फ। ओके, इट्स विजिबल। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ओके चैप्टर 5 हमारा पढ़ना बाकी है अभी। हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर लाइक ऑर्डरली सीक्वेंस में कैसे बनते हैं वो लोग? तो उनका मैनर ही ऑर्डरली सीक्वेंस में, भाई पहले फ्लावर बनेगा फिर रूट बनेगा ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। सो ये ऑर्डरली सीक्वेंस क्यों होता है? मेरिस्टीम्स की वजह से, क्योंकि एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक मेरिस्टीम होती है, तो पहले रूट, रूट एपिकल मेरिस्टीम, शूट एपिकल मेरिस्टीम, तो रूट और स्टेम पहले बनते हैं, ठीक है। फिर लीव, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स बनते हैं। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट एंड मेच्योर प्लांट। तो हाँ, सीड यानी मैंने बोला सीड कंपोज्ड ऑफ, ये आपका सीड है तो उसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा, और ये आपकी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टीम होगी, जिसमें ऊपर के साइड पे क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टीम, एंड नीचे के साइड पे क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टीम। और ये एंडोस्पर्म जो होगा ऊपर, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो ये शूट एपिकल मेरिस्टीम और रूट एपिकल मेरिस्टीम जब ग्रो होगे तो वो न्यूट्रिएंट्स इनके काम आएंगे। सीडलिंग यानी कि फूटना, सीडलिंग यानी ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड सीडलिंग बनता है। ये रूट एपिकल मेरिस्टीम और बड़ा होगा, ये शूट एपिकल मेरिस्टीम बड़ा होगा। सो सीडलिंग यानी वो बाहर निकले, शूट एपिकल मेरिस्टीम, रूट एपिकल मेरिस्टीम, और उन्होंने स्टार्ट किया सेल्स ऐड करना, ठीक है। सीडलिंग से आगे जाके प्लांटलेट बनता है और फिर मैच्योर प्लांट बनता है। प्लांटलेट और मैच्योर प्लांट में क्या फर्क है? मैच्योर प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स भी होंगे, फ्लावर होगा, फ्लावर से फ्रूट बन जाएगा। प्लांटलेट में फ्लावर नहीं होगी, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर में ही कार्पेल और वो होता है, ठीक है, कार्पेल, पोलन, ग्रेन्स, वो सब कुछ होता है जिससे फर्टिलाइजेशन होना होता है, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं हो गए, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। तो हाँ, हम अवेयर है ये चार टर्म्स को लेकर। You have also seen that trees continue to increase in height or girth over a period of time. हाइट में वो मेरिस्टीम्स की वजह से बढ़ते हैं, प्राइमरी मेरिस्टीम्स की वजह से, और गर्थ में यानी विड्थ में वो लेटरल मेरिस्टीम्स यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टीम्स की वजह से बढ़ते हैं।
However, the leaves, flowers, and fruits of the same tree not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometimes repeatedly. So मैंने आपको बोला था कि जो आपके leaves, flowers and fruits होते हैं not only have limited dimensions but also, यानी कि उनके मैंने बोला था ना कि उनमें लिमिटेड डायमेंशंस होते हैं, लिमिटेड टाइप का ग्रोथ होता है क्योंकि उस जगह पे कोई मेरिस्टीम प्रेजेंट नहीं है। और वो लीव्स का तो आपको पता है, वो उनका गिरना और वापस से कोई सीजन में गिरते हैं और फिर दूसरे सीजन में आ जाते हैं, सो अपियर फॉल चलता रहता है। ठीक है। ऑल प्लांट ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ अ वेराइटी ऑफ टिश्यूज। Is there any relationship between structure of a cell or tissue and organ and the function they perform? तो देखो कोई भी, देखो सेल से ही टिश्यू बनता है, टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है, तो स्ट्रक्चर का रिलेशन फंक्शन से हमेशा होता है। ठीक है। आपका आप स्ट्रक्चर का जो देखो स्ट्रक्चर जो होता है वो लोकेशन से आता है, आपका लोकेशन से डिटरमाइन होता है कि प्लांट का स्ट्रक्चर क्या होगा और स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है कि प्लांट का फंक्शन क्या होगा। समझ आ रहा है? लोकेशन से स्ट्रक्चर, तो अगर आपको एक सांकड़ी जगह मिली है तो आप उतने में ही सोओगे, और अगर आपको एक ब्रॉड जगह मिली है तो आप उतने में सोओगे। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपके लोकेशन के हिसाब से चेंज होगा, तो लोकेशन से इस हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका फंक्शन भी चेंज होगा। ठीक है। मीन्स अगर देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से फंक्शन चेंज होना, तो जाइलम फ्लोएम जो है वो प्लांट के अंदर होते हैं, बीच में होते हैं, रूट में बीच में होते हैं वो, तो बीच में है तो उनका काम फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। ठीक है। लेकिन बाहर के साइड पे अगर वो होते तो उनका उनका लोकेशन चेंज हो जाता, लोकेशन चेंज हो जाता तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, वो एपिडर्मिस बन जाते। ठीक है। तो तब तो उनका काम प्रोटेक्शन का हो जाता, यानी उनका फंक्शन भी चेंज हो जाता। सो लोकेशन से स्ट्रक्चर रिलेटेड है और स्ट्रक्चर से फंक्शन रिलेटेड। कैन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस बी अल्टर्ड? नहीं। जाइलम और फ्लोएम को बाहर लेके जाओगे क्या? नहीं ना, उनका हम अल्टरेशन नहीं कर सकते। ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ दिस, तो जाइगोट से ही सभी सेल्स बने हैं प्लांट के। सो योर फर्स्ट सेल इज योर जाइगोट। उसी ने पहले जियोमेट्रिक टाइप का डिवीजन किया, फिर एरिथमेटिक टाइप का डिवीजन किया, और इस तरीके से सारे सेल्स बनाए। The question is then why and how do they have different structural and functional attributes? क्यों है उनके structural functional attribute अलग अलग जबकि वो सारे सेल जाइगोट में से ही आए हैं? क्यों अलग अलग है भाई? क्योंकि जब एरिथमेटिक ग्रोथ हुआ था तब वो डिफरेंशिएट भी तो हो गए थे। ठीक है। डिफरेंशिएट होकर उन्होंने खुद का काम ले लिया था। ठीक है। इसीलिए उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनल एट्रीब्यूट अलग है। खुद के काम वो कोई एक ही स्ट्रक्चर पे जाके नहीं लेगी, कोई एक ही लोकेशन पे जाके नहीं लेगी, तो सबके अलग अलग लोकेशन में डिफरेंशिएट हो गए, तो अलग अलग स्ट्रक्चर अटेंड करेंगे, तो अलग अलग फंक्शन होंगे। ओके। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिलकर डेवलपमेंट होता है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote follows in a precise and highly order में होता है। During this process, a complex body organization is formed. The plant में root, leaf, branches, flower, fruit, seeds सब बनेंगे और फिर वो plant मर जाएगा। तो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो डेवलपमेंटल प्रोसेस को गवर्न करने वाले क्या फैक्टर्स है, और ये फैक्टर्स दो टाइप के हो सकते हैं। आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्लांट को अफेक्ट करे वो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो गए प्लांट के अंदर के खुद के, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर टेम्परेचर, लाइट जो आपके प्लांट को अफेक्ट कर रही है वो। ओके। देन नेक्स्ट ये वाला जो आपका डायग्राम है उसमें आपको सिर्फ याद रखना है, यहाँ पे एक डाइकोट सीट बताया है, सीट कोट है ये। ओके। डाइकोट है, बीन डाइकोट होता है, तो ये दो कोटिलेडन्स होते हैं। ठीक है। सॉइल लाइन के नीचे सो हाइपोकोटाइल, और सॉइल लाइन के ऊपर दैट इज एपिकोटाइल। तो दो वर्ड ध्यान में रखना, नीचे तो हाइपो, ठीक है, डाउन हाइपो, और एपी यानी ऊपर, तो ये तो आप वैसे भी समझ जाओगे। ओके। सो इस डायग्राम में उतना कुछ खास नहीं। सीड जर्मिनेशन कैसे हुआ वो आपको बताया है। ठीक है। जर्मिनेशन एंड सीडलिंग का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, लेट्स थिंक सोन। ओके। नाउ ग्रोथ वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज, तो मैंने दो टर्म्स दिए थे, फंडामेंटल समझाया, कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है, जिसे हम इजीली देख सकते हैं, इजीली सी। ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग। व्हाट इज ग्रोथ? तो बोला था इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, पार्ट या फिर इवन एन इंडिविजुअल सेल। तो सेल सेल से ही फिर आगे जाके पार्ट्स और ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। तो सेल में जो इंक्रीज हुआ वही इंक्रीज पार्ट और ऑर्गन में देखने को मिलेगा। जनरली मैंने बोला था, ये लाइन भी मैंने स्लाइड में समझाई थी, ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों होते हैं, लेकिन जनरली ग्रोथ में एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है। और एनाबॉलिज्म जब होता है, कोई भी चीज जब बनती है, फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर से ग्लूकोज बनता है, तो क्या होता है, एनर्जी यूज करते हैं, लाइट एनर्जी यूज करते हैं, ऑकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो ग्रोथ एनर्जी का खर्चा करके होता है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होती है और एनाबॉलिक में एनर्जी का खर्चा होता है। ओके, देयरफॉर फॉर एग्जांपल, ये भी मैंने बताया था कि आपके एनसीईआरटी में लीफ के एक्सपांशन को ग्रोथ बताया है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। प्लांट ग्रोथ जो है वो जनरली इनडिटर्मिनेट होता है, यानी कि अनलिमिटेड होता है। प्लांट ग्रोथ को यूनिक कहा है क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, मेरिस्टेम की वजह से। देखो, मेरिस्टेम की वजह से जो रूट और शूट के साइड पे होती है, वो उनके दो टर्म्स लिए डिवाइड हो सकते हो, एंड सेल्फ परपेचुएट का भी वही मतलब है कि वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं, खुद से एक सेल से दो सेल बन सकते हैं। जो उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं फिर वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी छोड़ देते हैं। मतलब आपके एक बार मेरिस्टीम सेल बन गया, ठीक है, तो वो मेरिस्टीम सेल बनने के बाद वो डिवाइड करने की भी कैपेसिटी छोड़ सकते हैं, ठीक है, और वो परमानेंट सेल बन सकते हैं। जब मैं आपको डिफ्रेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन, तो उसमें वो चीज समझाऊंगी कि कैसे वो अपना जो डिवाइड होने की एबिलिटी है उसे खो सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बिंग एडेड, उसे ओपन टाइप का ग्रोथ कहते हैं। अगर मेरिस्टेम डिवाइड होना बंद कर ले तो वो परमानेंट बना देगा अपना टिश्यू, ठीक है। परमानेंट जो होगा फिर वो आगे नहीं हो सकता डिवाइड, ठीक है, उसकी मर्जी के बिना परमानेंट, ठीक है। तो अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना बंद कर ले, इट मीन्स कि वो डिफ्रेंशिएट हो गया, उसने कोई काम पकड़ लिया है, वो मीनिंग होता है। ये भी डिफ्रेंशिएशन डी डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगी तो उसमें समझ आ जाएगा। चैप्टर 6 पढ़ा नहीं है भाई हमने। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे यानी किसकी बात है, रूट एपिकल मेरिस्टीम एंड शूट एपिकल मेरिस्टीम की बात है कि भाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, सो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी मेरिस्टीम, अपने राम और श्याम। प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू लेंथ का जो है उसका इलोंगेशन करते हैं अलोंग द एक्सिस। यू ऑल्सो नो दैट इन डायकोटिलेडोनस प्लांट और जिम्नोस्पर्म लेटरल मेरिस्टीम्स जो होते हैं, जिसके एग्जांपल में वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम है, अपेयर लेटर इन लाइफ। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्राइमरी मेरिस्टीम होते हैं दे आर फॉर्म्ड सिंस ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट, एंड सेकेंडरी या तो जो लेटरल मेरिस्टीम्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्रोथ। सेकेंडरी मेरिस्टीम से बोलते हैं। डायग्राम ध्यान रखना, ये जो एरो है वो क्या शो कर रहे हैं, तो ऐसा एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं। ये एरो की ये बाहर की तरफ ग्रो हो रहा है, ये एरो की ये लेंथ ग्रो हो रही है। सो एरो डिनोट क्या करते हैं, दिस एरोज आर डिनोटिंग डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल, कि सेल का ग्रोथ जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ इज मेजरेबल, तो ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कंसेक्वेंस ऑफ, सेलुलर लेवल पे प्रोटोप्लाज्म कितना इंक्रीज हुआ उससे ही हम ग्रोथ मेजर करेंगे, बट उसको मेजर करना हमारे लिए टफ हो जाता है। तो हम ऐसे पैरामीटर्स चूज करते हैं जो मोर और लेस प्रोपोर्शनल हो टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से मोर और लेस प्रोपोर्शनल हो, यानी कि प्रोटोप्लाज्म बढ़ने से जो पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल। यानी प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी सेल की, वेट बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही पैरामीटर्स हमने यूज किए जो प्रोटोप्लाज्म के मोर और लेस प्रोपोर्शनल हो। सो ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर। ये मैंने सब आपको बता दिया, इंक्रीज इन फ्रेश और ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, ठीक है। यू में हाँ, आप कई कई रेफरेंसेस में ये वर्ड सुनोगे, ऑक्जेटिक ग्रोथ। ऑक्जेटिक ग्रोथ का मतलब होता है सब टाइप से सेल का ग्रोथ होना, साइज में, वॉल्यूम में, लेंथ में, ठीक है, बस सेल के नंबर इंक्रीज ना होना, ठीक है। तो उस टाइप के ग्रोथ को आप कहोगे ऑक्जेटिक ग्रोथ, ठीक है। ये एडिशनली मैंने आपको समझा दिया, अगर आप लोगों को ही ध्यान में, मतलब आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो तो। You may find it amazing to know that एक सिंगल मेस का रूट एपिकल मेरिस्टीम इतने सेल्स पर आवर दे सकता है। याद रखना, मैं पर आवर लिखना भूल गई थी। रूट एपिकल मेरिस्टीम जो है मेस का, वो 17,500 सेल, नए सेल्स पर आवर ऐड करता है।
वेरेस वाटरमेलन की साइज इतनी इंक्रीज होती है। इन द फॉर्मर पहले माना जाता था कि ग्रोथ यानी कि सिर्फ सेल नंबर बढ़ना, लेकिन फिर ये भी पता चला कि सिर्फ सेल नंबर बढ़ना यानी ग्रोथ हुआ, ऐसा नहीं। सेल नंबर तभी बड़ा होगा जब सेल की साइज बड़ी होगी। तो अब ऐसा मानते हैं कि हाँ, ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन साइज ऑल्सो, बट पहले ऐसे मानते थे कि सिर्फ सेल नंबर बढ़ना वही ग्रोथ होता है। वाइल द ग्रोथ ऑफ ए पोल एंड ट्यूब इज मेजर इन टर्म ऑफ इट्स लेंथ, समझा दिया। सर्फेस एरिया में इंक्रीज होना यानी डिनोट सर्फेस इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ। देखो डॉर्सी वेंट्रल यानी देखो आपकी चेस्ट की साइड, तो वो आपके आगे की साइड डॉर्सल साइड, स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रल आगे पीछे, ठीक है। तो लीफ में भी हमें ऐसे देखने को मिलेगा पूरा ऐसे ग्रोथ की, आगे से कितना है पीछे से कितना है, तो वो डॉर्सी वेंट्रल जो ग्रोथ होगा वो हमें सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद फेजेस ऑफ ग्रोथ में जो मैंने आपको समझाया, देखो ये वाले जो फेजेस है ये आपको रूट वाले साइड का दिया है, ठीक है। ये आपके मेरिस्टेमेटिक फेज होगा सबसे दूर, ये इलोंगेशन फेज, एंड ये मैच्योरेशन फेज, ठीक है। ये आप देख लो, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, ओके। नाउ फेजेस ऑफ ग्रोथ। सो द पीरियड ऑफ ग्रोथ तीन उसमें डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया था। ये हमको रूट टिप का एग्जांपल दिया है, शूट का नहीं दिया है, हमको रूट टिप का एग्जांपल दिया है। So the constantly dividing cell both at root and shoot represent the meristematic phase of growth. The cells in this meristematic phase में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में रीच होता है, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है उनमें, ठीक है। लार्ज कंस्पिशियस न्यूक्लियाई होता है, प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होता है। ये शायद मैंने अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन तो लिखा था, लार्ज न्यूक्लियाई भी लिखा था, लेकिन रीच इन प्रोटोप्लाज्म नहीं लिखा था, देख लेना यहाँ पे। लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई सेल वॉल प्राइमरी होते हैं नेचर में, प्राइमरी सेल वॉल होती है थीन सेलुलोसिक एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटिक कलेक्शंस। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, सो मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रॉक्सिमल यानी दिस इज और मेरिस्टेमेटिक जोन, दिस इज और मेरिस्टेमेटिक जोन, इसके प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल यानी ये सॉइल लाइन है, सॉइल लाइन के तरफ जाना है, ठीक है। तो इसके तरफ जाएगा तो कौन सा आ रहा है, इसके नजदीक इलोंगेशन, यानी कि यहाँ पे हमें किसकी बात हो रही है, इलोंगेशन की बात हो रही है। रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन इंक्रीज, तो इलोंगेशन में क्या होता है, वैक्यूलेशन बढ़ता है, सेल ऑल एनलार्ज होता है, सेकेंडरी सेल वॉल बनता है, यानी सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन दिस फेज। फर्दर अवे इलोंगेशन से दूर जाओ, मैच्योरेशन वाला फेज आएगा। मैच्योरेशन में और भी सेल वॉल थिकन होता है और सेल वॉल डिपोजिशन होता है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होते हैं, ओके। ये लोग बार बार चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर उससे रिलेटेड है, बट हम इसके बाद ही वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ओके। ग्रोथ रेट्स, द इंक्रीज रेट यानी कि पर यूनिट टाइम करना है, ग्रोथ में इंक्रीज पर यूनिट टाइम, सो द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज अ ग्रोथ रेट। यहाँ पे हमने ग्रोथ के रेट को एक्सप्रेस किया है मैथमेटिकली, ओके। An organism or a part of organism can produce more cells in a variety of ways, तो मैंने आपको दोनों समझा दिया है, ठीक है। ये दोनों सेल, इसमें से जो दो प्रोड्यूस हो गए वो दोनों ही डिवाइडिंग हो गए, इसमें से जो दो प्रोड्यूस हो गए वो दोनों ही डिवाइडिंग हो गए, ठीक है। ये आपका एक सेल है, इसने ये एक सेल ने ये दो सेल बनाए, उसमें से एक डिवाइडिंग रहेगा एक नॉन डिवाइडिंग रहेगा, ठीक है। मतलब ये आपका एरिथमेटिक फेज में क्या रहेगा, ये आपका एक सेल है, इसमें से दो सेल बनेंगे, ठीक है। इसमें से दो सेल बनेंगे, एक सेल आपका डिवाइडिंग रहेगा एक नॉन डिवाइडिंग, इसमें से आपके तीन सेल बनेंगे, मतलब ये तो दो बनाएगा, ये वाला ऐसे का ऐसे, इसने जो दो बना है उसमें से एक डिवाइडिंग दूसरा नॉन डिवाइडिंग। तो यहाँ पे एरिथमेटिक में देखो आपको यहाँ से दिया है इन लोगों ने, यहाँ से ये दो सेल, इसमें से ये वाला डिवाइडिंग होगा, ये ऐसे का ऐसे, फिर ये आगे जाके दो सेल बनेगा जिसमें से एक डिवाइडिंग होगा, यानी कि यहाँ से आपको समझाया है, ठीक है। इसका डायग्राम इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, इनको इस तरीके से ड्रॉ करना था, एक लाइट एक डार्क करके, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि दो सेल से इन्होंने शुरुआत की, मतलब ये वाले स्टेप से समझाया है, ओके।
जाइगोट बता दिया, पहले जियोमेट्रिक होता है फिर अरिथमेटिक होता है, वो चीज मैंने आपको बताई। सो ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज, जो एरिथमेटिक भी हो सकता है, जियोमेट्रिकल भी हो सकता है। इन एरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, एक ही डॉटर सेल डिवाइड करेगा, दूसरा डिफरेंशिएट हो जाएगा। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ में मैंने एग्जांपल दिया था, रूट एलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। ये इक्वेशन है, एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। एल टी लेंथ एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम जीरो, आर ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन, क्योंकि रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट यानी ग्रोथ रेट हुआ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इलोंगेशन, तो इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ग्रोथ रेट यानी इंक्रीज इन ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ कौन सा वाला ग्रोथ इलोंगेशन हुआ है वो। ठीक है, let us now see what happen in a geometrical growth. In most system initial को तो slow या तो leg phase कहेंगे, then it increase rapidly thereafter, जिसे exponential, log, acceleration, phase कुछ भी कह सकते हैं। Here both the progeny cell following mitotic cell division retain ability to divide, दोनों dividing cell हो गए। स्टेशनरी फेज में क्योंकि न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाता है, द ग्रोथ स्लोस डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। यहाँ पे सिग्मोइड कर्व है, एस कर्व बोलेंगे। ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो सिग्मोइड कर्व होता है, a sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in a natural environment. नेचुरल एनवायरमेंट में जो ग्रो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी में हमको ये सिग्मोइड टाइप का कर्व मिल सकता है। इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन। कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल? तो ऐसे ही कर्व का एग्जाम्पल जब पॉपुलेशन ग्रोथ में भी पढ़ते हैं हम, 12th में एक चैप्टर आएगा उसमें, वो भी इसका एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, what kind of a curve can you expect in a tree showing seasonal activities? तो बिल्कुल मत सोचना कि ट्री जो कुछ ट्री में होता है ना कि मानसून की सीजन आएगी तो ज्यादा लीव्स आने लगेगी, ज्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है, फिर कम होने लगेगा ग्रोथ। सो वो एस फेस की वजह से नहीं। ट्रीज में तो आपका ग्राफ जो होता है वो सिग्मोइड शेप का नहीं बनता, ट्रीज में लैडर लाइक होता है। जब फेवरेबल कंडीशंस होगी तो ग्रोथ होगा, अनफेवरेबल में नहीं होगा, फेवरेबल में होगा, अनफेवरेबल में नहीं होगा, होगा नहीं होगा। सो आपके ट्रीज में लेडर लाइक ग्राफ बनता है। ठीक है, ना जियोमेट्रिक ना एरिथमेटिक, कोई भी टाइप का नहीं बनता। ठीक है, उसमें लेडर लाइक कर्व देखने को मिलता है। उसके बाद इक्वेशन, डब्ल्यू टी के जगह पे आप W1 भी लिख सकते हो। सो दिस इज योर फाइनल वेट, फाइनल साइज। सो यहाँ पे भले लिखा है साइज या तो वेट, दो चीजें, लेकिन आपका वेट, हाइट, नंबर कुछ भी ले सकते हो। एनसीईआरटी ने ऐसा मेंशन किया, हाइट भी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो। इनिशियल साइज W0 यानी R यानी कि ग्रोथ रेट। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ रेट लिखा है लेकिन यहाँ पे R यानी कि क्या लिखा है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, टाइम ऑफ ग्रोथ एंड ई तो मैंने आपको बताया, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, एंड इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। या तो फिर इस ये आर यानी कि क्या, नया, नया जो कितना, नया कितना सिंथेसाइज हुआ, न्यू प्लांट मटेरियल, न्यू प्लांट ने क्या सिंथेसाइज किया, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट, नया क्या बनाया। इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं आप रिलेटिव ग्रोथ रेट के अलावा, एफिशिएंसी इंडेक्स, एफिशिएंसी इंडेक्स। तो W1 जो है, फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज W0। सो W1 जो है वो W0 पर डिपेंड करेगी। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। फिर मैं आपको ये लीफ के एग्जाम्पल का बता रही थी। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या समझा रही थी, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ, ये वाले लीफ का एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना, एब्सोल्यूट यानी फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 5, एब्सोल्यूट ग्रोथ 5। इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना, 55 माइनस 50 यानी एब्सोल्यूट ग्रोथ हो जाएगा 5। तो ये जो कैलकुलेशन की वो मैंने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की थी। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, 5/5 इंटू 100, 100% है रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसमें रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, सो 5/50 इंटू 100, सो 10%। सो रिलेटिव ग्रोथ रेट 10% ही
रिलेटिव ग्रोथ रेट और इसमें 100%, मतलब इसमें 5 से 10 बढ़ा यानी 100% इंक्रीज हुआ, इसमें 50 से 55 ही बढ़ा, मतलब इसमें देखो सीधा डबल हो गया, इसमें 50 से 55 बढ़ा, सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ। सो ये इनका रिलेटिव ग्रोथ रेट अलग है, ठीक है, और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो दोनों का सेम है, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट से हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि इसमें कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ, सो इसमें हुआ अकॉर्डिंग टू रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग सिस्टम, वो दो बेस में हो सकता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। सो द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एब्सोल्यूट ग्रोथ, growth of total given system per unit time expressed on common basis, for example per unit initial parameter is called relative growth rate। डेफिनेशन को इतना रट्टा मत मारो, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में पर यूनिट इनिशियल टाइम नहीं आएगा, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर नहीं आएगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल यानी पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर भी आएगा। सो फिगर में दो डिफरेंट साइज की लीव्स थी, उनका हमने रिलेटिव ग्रोथ शो किया, तो हाउएवर वन ऑफ देम शोज मच हाई रिलेटिव ग्रोथ, ये वाला इसका 100% है, विच वन एंड वाई, ठीक है। सो हमने देख लिया रिलेटिव ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट टॉपिक जो मतलब एग्जाम पढ़ने वाले उसमें कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ठीक है। Why do you not try to write down what you think ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है भाई, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी, 6 चीजें। वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वेरी एसेंशियल, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी। सो ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चीजें जरूरी है, ओके। वाटर बिकॉज वो सेल एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज, न्यूट्रिएंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। Nutrients are required by plant for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy. एनर्जी का सोर्स भी न्यूट्रिएंट्स आपके बन सकते हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन आपके किस में आते हैं, मैक्रो में। तो इन्होंने मिल के ग्लूकोज बनाया, तो वो एनर्जी का सोर्स भी बन सकते हैं, फिर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी दे सकता है, ठीक है। In addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth. एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज, तो टेम्परेचर, सारी चीजें, टेम्परेचर, लाइट, सब चीजें ऑप्टिमम होनी चाहिए, तभी वो किसी को बेनिफिशियल हो पाएगी। लाइट एंड ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। लाइट और ग्रेविटी भी उतने इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू एनवायरमेंट, ओके। सो यहाँ तक अब हम रखते हैं, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।